दोस्तों ज्योग्राफी ऑप्शन पेपर 2 में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ट्रेड में ट्रेड पॉलिसीज़ के बारे में आपने पढ़ा है, राइट? तो अगर नहीं पढ़ा है तो चलो आज के क्लास में आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाने वाला है, राइट? ट्रेड पॉलिसी होता क्या है? देखो, ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड मतलब क्या? कोई भी चीज़ का आदान प्रदान, राइट? एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर कोई आप चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करके भेज रहे हो या फिर वहाँ से कोई चीज़ अगर इम्पोर्ट कर रहे हो ना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड इन जनरल, है ना? ये जानते हैं ना? जैसे इंडिया से बहुत कुछ चीज़ें अफ्रीका में जाती है, अफ्रीका से बहुत कुछ चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करके इंडिया में मंगवाते हैं, इंडिया से बहुत कुछ चीज़ें ऑस्ट्रेलिया जाती है, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग बहुत कुछ इंपोर्ट कर, अब वो क्या चीज़ हम लोग भेजते हैं, क्या चीज़ इंपोर्ट करते हैं, दैट डजेंट मैटर, दैट मे बी गुड्स, दैट मे बी सर्विसेज, राइट? मैं उसके भीतर नहीं जा रहा हूँ, मैं ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूँ, राइट? दैट हाँ, कोई भी चीज़ अगर दो देशों या फिर दो रीजनों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, उसको हम लोग ट्रेड कहेंगे, राइट? और ट्रेड में दो फैक्टर इंक्लूड होते हैं, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट तब जब कोई सामान को आप भेज रहे हो, इंपोर्ट तब जब कोई सामान को आप ले रहे हो, राइट? ना, ये तो हुआ ट्रेड। अब ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए जो भी सरकारें कदम उठाती है ना, जो भी पॉलिसीज बनाती है, उनको क्या कहते हैं? ट्रेड पॉलिसी। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट सरकार के पास इतना ज़्यादा पावर हो सकता है दैट सरकार अगर चाहे तो जो भी चीज़ इंपोर्ट करवा रही है उस चीज़ को और भी इंपोर्ट का जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको बढ़ा सकती है? फॉर एग्जांपल सोचो सरकार कुछ ऐसे चीज़ इंपोर्ट, जैसे डिफेंस चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है? तो क्यों इंपोर्ट बढ़ रहा है डिफेंस इंपोर्ट, पता है? क्योंकि मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट? तो सरकारें बोल रही है दैट नहीं भाई, हमें हमारे को अपने अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स को सेफ रिगार्ड रखना है, इसीलिए हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रेड मतलब ऐसे इंश्योर करना पड़ेगा दैट डिफेंस इक्विपमेंट हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है? तो ऑब्वियस बात, सरकार जब मांग उठाई तो ये डिफेंस जो इक्विपमेंट का इंपोर्ट हुआ ना वो बढ़ गया, कॉमन सेंस सा बात है, ठीक है? वैसे ही मेक इन इंडिया हम लोग बहुत इनिशिएटिव कर रहे हैं जिससे हम लोग बहुत कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, राइट? उससे चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है। जैसे रिसेंटली न्यूज़ आपने देखा ना दैट हम लोगों ने दुनिया मतलब पहली बार इंडिया के हिस्ट्री में ऐसा हुआ है जब 400 बिलियन वाला टारगेट जो है एक फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने उससे पहले ही छू लिया, हुआ ना, है ना? तो ये क्या है भाई? ये सिंपल सा बात है, ट्रेड पॉलिसी का ही तो कारनामा है, क्योंकि सरकार ने वैसी पॉलिसीज बनाई है जिससे हम लोग एक्सपोर्ट को प्रोमोट कर रहे हैं। मतलब कोई भी फैक्टर वेदर दैट बी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसको हम लोग ट्रेड पॉलिसी के तहत प्रोमोट भी कर सकते हैं, उसको डिमोट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट ट्रेड पॉलिसी जो है यह कहीं ना कहीं एम होता है पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट का, राइट? और उस ट्रेड पॉलिसीज को रेगुलेट करने के लिए सरकारें वेरियस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाती है। फॉर एग्जांपल, अगर सरकार सोचो कहीं पर बोल रही है दैट हाँ हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए आप लोग एप्लीकेशन डाल सकते हो, इसका मतलब क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? एक वैसा जोन विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ आर कंट्री जहां पर जो टैक्स फीचर्स है, टैक्स पॉलिसीज है, वो बिल्कुल अलग होंगे एज कंपेयर टू डिफरेंट अदर पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? उसी रीजन को ना हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, ठीक है? तो यहां पर भी वही चीज बोला जा रहा है दैट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो होती है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आर दैट पॉलिसीज जो कि अल्टीमेटली सरकारें बनाती है जिससे वो ओवरऑल एक लार्जर एरिना में अगर देख लीजिए ट्रेड पॉलिसीज को रेगुलेट कर सके, ठीक है? समझ गया? इन जनरल तो ये समझ गया ना? तो ट्रेड में क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट या तो आप ट्रेड इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज हो सकता है कोई भी देश का, या तो आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसीज हो सकता है। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी पता है उस टाइप का पॉलिसीज होता है, इनवर्ड मैं लिख दे रहा हूं, इनवर्ड, है ना? और एक है आउटवर्ड। इंडिया की अगर बात करें, क्या इंडिया के अभी ट्रेड पॉलिसी एट प्रेजेंट की ट्रेड पॉलिसी इनवर्ड लुकिंग है? नहीं, हमारी इनफैक्ट ट्रेड पॉलिसी आउटवर्ड लुकिंग है, जहां पर हम लोग दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट को बुला रहे हैं अपना देश में, दुनिया भर को बोल रहे हैं दैट आओ हमारे देश में इन्वेस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओगे फ्यूचर में, क्योंकि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है बहुत ही ज़्यादा है, सस्ते लेबर आपको मिल जाएंगे और आपका भी मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होगा, राइट? तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं दैट जितना ज़्यादा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सके। क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर आप इकोनॉमी ओवर देख लो, हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमी से हम लोग डायरेक्ट जंप कर गए सर्विस इकोनॉमी में। कहीं ना कहीं बीच में जो ये क्या बोलते हैं
मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है ना, वो हम लोगों ने छोड़ दिया। तो अभी हमारे फोकस है दैट अनडाउटेडली ये सर्विस इकोनॉमी तो बढ़ता रहे, ये बढ़ता रहे, इसको हम लोग कमाने नहीं चाहते हैं, बट साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में भी हम लोग का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन सके। इसीलिए हम लोग का आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी, इनफैक्ट अगर थोड़ा पास्ट को हम लोग खंगाले तो देखो 7th 5 ईयर प्लान तक अगर इंडिया का देखोगे ना, ओवरऑल जो पॉलिसीज़ था वो एक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, काफ़ी ज़्यादा इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी था। इसमें इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई भी चीज़ हम लोगों ने कोशिश करते थे दैट उस चीज़ को घर में ही मैन्युफैक्चर करें, ठीक है, उस चीज़ को बाहर से हम लोग इम्पोर्ट ना करें, ठीक है। तो वो था। बट एलपीजी रिफॉर्म आफ्टर 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म था ना, उसके बाद हम लोगों ने देखा दैट काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने डीरेगुलेशन किया वेरियस सेक्टर्स का, राइट। और हम लोगों ने कोशिश किया दैट लाइसेंसिंग मैकेनिज्म को काफ़ी ज़्यादा स्मूदन अप कर दिया, जिससे और इन्वेस्टमेंट बाहर से बहुत ही ज़्यादा आने लगी। तो उसके बाद से जो धीरे धीरे जो हुआ ना आउटवर्ड लुकिंग हुआ, ऊपर से अभी तो आपको पता ही है यार, आत्मनिर्भर भारत, उसके बाद मेक इन इंडिया, राइट। ये सब क्या है भाई, ये तो दीज आर द वेरी गुड एग्जाम्पल जिससे हम लोग अपने ट्रेड्स को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं, जिससे हम अपना ट्रेड्स को और भी दुनिया के लिए खोलना चाहते हैं। सिर्फ यही क्यों मेरे भाई, ऐसे दुनिया, अब देखो ना कितने सारे हम लोग ट्रेड एग्रीमेंट्स दुनिया के साथ साइन कर रहे हैं, है ना। अभी बात चल रही है रिसेंटली, अगर आपको पता होगा दैट हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करना चाहता है ना। जापान और साउथ कोरिया के साथ तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन किया गया है, राइट। यूएई के साथ हम लोगों ने साइन किया ट्रेड पैक्ट, उसके बाद यूके, कनाडा, सबके साथ कोशिश कर रहा है हमारी दैट हाँ ट्रेड पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा साइन हो सके, जिससे हमारे को फ्यूचर में फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये अल्टीमेटली जो है ना, हम अपना ट्रेड को दुनिया भर के लिए खोलना चाहते हैं, जिससे ओवरऑल जो है फ़ायदा हमें ही मिले। और इसी चीज़ को लेकर रिसेंटली मैंने पता है न्यूज़ भी देखा था, नीति आयोग ने बोला था दैट हाँ 2nd एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स उनके द्वारा निकाला गया। तो देखो प्रीलिम्स के लिए तो आपका ये क्वेश्चन बन जा रहा है दैट हाँ कौन जो है आपका एक्सपोर्ट ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन निकाल रहा है, पहली बात तो ये हो गया। और रही बात आपको जाकर क्वेश्चन अगर यहाँ पे पूछ ले दैट हाँ चलो आप कंफ्यूजन हो सकता है ना दैट हाँ कहाँ से भैया क्वेश्चन है, तो देखो आई मीन किस कौन टॉपिक से, देखो जीएस पेपर 2 नहीं, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ट्रेड जो यूनिट है ना, वहाँ पे ही लिखा हुआ है ट्रेड पॉलिसी, राइट। तो ट्रेड पॉलिसी के अंदर हम लोग क्या इस फैक्टर को इंक्लूड कर सकते हैं, जहां पर हम लोग बोल सकते हैं हाँ नीति आयोग के द्वारा जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निकाला गया है वो इसलिए निकाला गया है जिससे ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिवली इंडिया का एक्सपोर्ट अचीवमेंट को प्रॉपरली मापदंड किया जा सके। इनफैक्ट इसमें यह पाया गया है दैट जितने सारे कोस्टल स्टेट्स है ना, वो रिस्पेक्टिवली जो इनर स्टेट्स है उससे बहुत ही ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में, राइट। इनफैक्ट गुजरात ने जो है ना इस नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में सबसे टॉप लाया है। इनफैक्ट ये दूसरा रिपोर्ट था, लेकिन आपका जाकर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का पहला जो रिपोर्ट था ना, वो उसमें भी गुजरात ने ही टॉप मारा था। आप खुद सोचो, देखो गुजरात ने टॉप मारा, राइट। 2nd रैंक किसके द्वारा लाया गया, महाराष्ट्र, ये भी एक कोस्टल स्टेट है। कर्नाटक 3rd रैंक, ये भी एक कोस्टल स्टेट है, राइट। तो कोस्टल स्टेट्स का परफॉर्मेंस क्यों ज़्यादा है, अगर आपको पूछा जाए तो क्या आंसर दोगे। अगेन दीज आर द हिस्टोरिकल थिंग्स, तो एक फैक्टर है ही दैट हाँ ब्रिटिशर्स जब आए थे तो मेक श्योर किया गया था पहले कोस्टल रीजन्स में वो लोग सेटल कर सके, और धीरे धीरे कोस्टल रीजन्स को जो है सबसे पहले इंप्रूवमेंट मिला। मोरओवर अभी भी कभी सेक्टर अगर देख लोगे तो उनकी रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा आती है, क्यों, क्योंकि वहीं पर बहुत ज़्यादा पोर्ट्स मिलते हैं और वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहता है। तो आप खुद सोचिए ना, आपका अगर कोई फैक्ट्री है जो कि एक्सपोर्ट वेस्ट फैक्ट्री है, तो आप वो एक्सपोर्ट वाला वेस्ट फैक्ट्री क्या हिमाचल प्रदेश में लगाना पसंद करेंगे या मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट के सामने लगाना पसंद करेंगे। यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ से यहाँ तक जो लगेज को ट्रांसफर करने में जो खर्चा आ जाएगा ना, वो बहुत एक्सेस फालतू का आ जाएगा, ठीक है। तो टेक्निकली यू विल बी प्रोबेबली थिंकिंग दैट चलो भाई महाराष्ट्र में कि अपना यूनिट सेटअप कर ले, यहीं से मैन्युफैक्चर होकर सामने से ही हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे, यही ना सोचोगे जी, है ना। तो इसीलिए यही सब तो रीजंस है जिसके कारण जो कोस्टल स्टेट्स है उनका परफॉर्मेंस रिस्पेक्टिवली ज़्यादा बेटर है। तो वही ना हुआ, क्या हुआ, एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंडर सरकार कहीं ना कहीं मदद कर, इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं ना दैट हाँ इनडायरेक्टली कोस्टल स्टेट्स को ज़्यादा मदद मिल रहा है। तो अगर रीजनल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ जाए, देखो इसमें रीजनल एस्पेक्ट भी आप देख सकते हो। रीजनल एस्पेक्ट क्या है दैट जो कोस्टल रीजन्स है वहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा है, इसीलिए जो आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है जो कि नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है, उसमें जो कोस्टल स्टेट्स है वो रिस्पेक्टिवली आगे है, ठीक है। देखो यही चीज़ तो है ना,
को जो भी करंट चीज़ में अफेयर्स में है उन चीज़ को रिलेट करने का ही तो कला आप में होना चाहिए, क्योंकि इन सब कला को जानने के बाद ही आप अच्छे नंबर ले आ पाओगे। क्योंकि देखो यही सब या तो एग्जाम्पल या तो केस स्टडीज़ के हिसाब से, जैसे मैंने रीजनल ज्योग्राफी से इसको रिलेट किया, आप आराम से इसको एक केस स्टडी बना कर लिख सकते हो। और ऐसे ही अगर दोस्तों इन डिटेल्ड अगर आपको पूरा कोर्स अचीव करना है तो अगेन एनी टाइम यू कैन जॉइन अस, एनी टाइम यू कैन इनरोल टू आवर स्मार्ट क्लासेस, जहाँ पर आपको अराउंड 300+ आवर्स के फुल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, फुल 20 यूनिट्स के आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन आपको जब भी चाहिए। हम लोग कोशिश करते हैं दैट अगर ऑफलाइन ना हो सके ऑनलाइन आपको हैंड टू हैंड क्लासेस कंडक्ट करवाया जा सके, लाइव सेशन, ठीक है। तो अगर आप ये सब चाहते हैं तो अगेन एनी टाइम यू कैन टेक एडमिशंस इन आवर इंस्टीट्यूट, देन of course don't forget to use this referral code for getting discounts, right? So anyways, this was all about the discussion that we had for this very session. Milte next class mein, till then bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much guys.